हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी मेगा माइंड कंसेप्ट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इसमें आज हमारा टॉपिक है वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, तो विकास की अवस्थाएं पहले हम बात करते हैं। विकास की अवस्थाएं, कितनी विकास की अवस्थाएं होती हैं और किन किन लोगों ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया है, उसका हम इसमें जिक्र करेंगे। तो मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्य विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है तथा जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। और इसमें जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनकी अलग अलग राय है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉस एंड फ्रॉयड ने। तो रॉस एंड फ्रॉयड ने जो विकास है उसकी 5 अवस्थाएं दी हैं। उसके बाद कॉल सैनिक ने विकास की 10 अवस्थाएं दी हैं और पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। उसके बाद आते हैं नर ने इसकी 3 अवस्थाएं दी हैं। यानी हमने पढ़ लिया कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया। सबसे पहले रॉस एंड फ्रॉयड ने बताया, उन्होंने 5 अवस्थाएं दी। कॉल सैनिक ने 10 अवस्थाएं दी एवं पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताईं। नर ने 3 अवस्थाएं बताईं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ भारत की बात करते हैं। तो भारत में सामान्यतः विकास की जो अवस्था हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है वो हम इसमें बात करेंगे। तो भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था को निम्न विभाजन है। इसमें विभाजन है, पहला विभाजन है जो पूर्व प्रसूति काल, यानी यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक की होती है। जब माँ के पेट में जब गर्भधारण होता है, यानी उसके पेट में जब गर्भ आता है और तभी से लेकर और जब तक बच्चे की जो जन्म होता है तब तक की जो अवस्था होती है उसको हम पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। उसके बाद आती है शैशवावस्था। तो यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है उसके 2 साल तक की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है अपनी बाल्यावस्था। और इस बाल्यावस्था को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 6 साल तक होती है और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से 12 साल तक होती है। इसके बाद चौथी आती है अपनी किशोरावस्था। यह अवस्था 12 साल से 18 साल तक होती है। और 5वें नंबर पर है युवा अवस्था, जो 18 से 25 तक होती है, लेकिन वर्तमान में हम इसको 30 वर्ष तक भी मान लेते हैं। और प्रौढ़ावस्था होती है वो 30 से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था की बात करें तो 60 वर्ष से मृत्यु तक। और शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन सी आएंगी? इसमें हम केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात करेंगे। प्रमुख अवस्थाएं। तो प्रमुख अवस्थाएं चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस के अनुसार शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, क्योंकि हम यहाँ बालकों की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें बच्चे पुनरावृत्ति, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग, बलबलाना, इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। और उसके बाद आती है बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में 2 चरण बताए थे। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला होता है और बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें बालक का जो स्वभाव है वो जिद्दी होता है और विरोधात्मक, यानी वो छोटी छोटी बातों का विरोध करता है, आज्ञा न मानने वाला है और बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेज़ी से होते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में अत्यधिक देखी जाती है। बालक अक्सर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और भाषा का विकास होता है। बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं वो हैं क्रोध, डर, डाह, खुशी, दुख, उत्साह आदि। तो बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है और अपनी उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता जाता है। तो यानी यहाँ अपनी जो बाल्यावस्था है वो
कंप्लीट हुई प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब अपन बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है यह 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की मानी जाती है और कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 6 वर्ष से 11 साल तक भी मानते हैं। तो वर्ष यह अवस्था है जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं और बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है और बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है और किशोरावस्था में इन सारी जो प्रवृत्ति हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो मेन प्रमुख आदतें हैं वो क्या हैं कि समूह में रहना पसंद करेंगे, संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, शरारत अधिक करते हैं और स्वयं से संबंधित बातें अधिक करते हैं और बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। इसके बाद आती है जो तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। तो यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। यानी यहाँ जो बालक है वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लगता है। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों को में देखने को मिलता है। तो ये किशोरावस्था हो गया। अब मानव के विकास के विभिन्न पक्ष, तो कौन कौन से पक्ष हैं जिनका विकास होता है मनुष्य में। तो मनुष्य में वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है शारीरिक विकास, यानी बच्चे के शारीरिक रूप से जो उन्नति होती है उसको हम शारीरिक विकास बोलते हैं। हाइट का बढ़ना और मतलब शारीरिक रूप से वृद्धि। मानसिक विकास, जिसमें मैच्योरिटी बढ़ती है, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। सामाजिक विकास, मतलब सामाजिक परिवेश को बच्चा समझने लगता है, आस पड़ोस से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से उसका सामाजिक विकास भी हो जाता है। उसके बाद संवेगात्मक विकास, किस तरह से हाव भाव, अपनी प्रतिक्रिया, गुस्सा, मतलब अपने आप पे कंट्रोल, संवेगात्मक विकास हो जाता है। और क्रियात्मक विकास, कार्य करने की क्षमताओं का विकास होता है उसके अंदर। नैतिक विकास, यानी नैतिक मूल्यों का वो समझने लगता है। और संज्ञानात्मक विकास, इसमें संज्ञानात्मक विकास भी होता है। अब बात करते हैं हम सहसावस्था और शारीरिक विकास। तो सहसावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या होता है। तो शारीरिक विकास की दृष्टि से सहसावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है और इसमें शिशु का शारीरिक विकास यद्यपि जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। यानी जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास तात्पर्य शरीर के अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता से होता है। यानी यहाँ जो शारीरिक विकास की बात की गई उसमें शारीरिक वृद्धि और जो शारीरिक अंग हैं उनकी परिपक्वता एवं क्रियाशीलता। और सहसावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास निम्नलिखित रूपों से होता है। पहली बात करते हैं हम आकार और भार। तो सहसावस्था की पूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालकों की लंबाई से बालिकाओं की लंबाई से अधिक होती है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये बालिकाओं, यहाँ हम बालिकाओं की बात कर रहे हैं। तो बालिकाओं की लंबाई से अधिक रहती है और जन्म के समय शिशु की लंबाई प्राय 51 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी 6 वर्ष के अंत तक उसकी जो 51 सेंटीमीटर जन्म के समय होती है और उस 6 वर्ष के अंदर उसकी आयु 108 सेंटीमीटर हो जाती है। जो और 108 सेंटीमीटर होने के बाद बच्चे के समय, जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। प्रथम 6 माह में दोगुना अर्थात 6 से 7 किलोग्राम हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है। यानी 6 माह में उसका भार दोगुना हो जाएगा और 1 वर्ष के अंत तक उसका भार 3 गुना हो जाता है। इस अवस्था में अंत तक यह भार 5 से 6 गुना तक हो जाता है। यानी जो सहसावस्था के अंत तक भार उसका 5 से 6 गुना हो जाता है। अब बात आती है सहसावस्था एवं मानसिक विकास। तो सहसावस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया गया है। यानी इस अवस्था में
जो बालक का मानसिक विकास है उसमें उसको स्मृति क्षमता बढ़ जाती है, भाषा का विकास बढ़ जाता है, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, कल्पनाएं करने लगता है बालक, और कुछ छोटे मोटे निर्णय भी वो लेने लगता है। और जन्म से प्रथम वर्ष, तो मानसिक विकास जन्म से पहले साल में कितना होता है, तो जन्म से लेकर प्रथम 5 माह में शिशु क्रमशः रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, माँ को न देखकर मुस्कुराना, और वस्तुओं को पकड़कर मुंह से 10 माह तक की अवस्था में नाम बोलना, और गेंद फेंकना, ढक्कन बजाना, ताली बजाना, आसपास के वातावरण को पहचानना, वस्तुओं को छूना, तोड़फोड़ करना आदि कार्य करने लगता है तथा चलने का प्रयास करने लगता है। इस अवस्था में बालक में ये विकास देखने को मिलता है। अब दूसरे वर्ष में बात करते हैं, तो दूसरे वर्ष में 2 वर्ष की अवस्थाएं होने पर शिशु वाक्यों की रचना करने लगता है, वस्तुओं के नाम बताने लगता है और सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकता भी बताने लगता है। यानी हमने पहले क्या देखा, जन्म से प्रथम वर्ष और दूसरा वर्ष। प्रथम वर्ष में उसने क्या किया, क्या उसमें मानसिक विकास हुआ कि वो नाम बोलने लगा, गेंद फेंकने लगा, ढक्कन बजाने लगा, ताली बजाने लगा, देखकर मुस्कुराने लगा और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगा, और माँ को ना देखकर मुस्कुराना, माँ को देखकर मुस्कुराना, ये सब उसमें मानसिक विकास देखने को मिलता है। और दूसरे वर्ष में, तो 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु वाक्यों की रचना करने लगता है, वस्तुओं के नाम बताने लगता है, यानी वस्तुओं को देखकर उनके नाम भी बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है। अब बात आती है शिशावस्था और सामाजिक विकास। तो जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। और शिशु अवस्था के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होती हैं, और जन्म के कुछ दिनों तक शिशु सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं समझता है, लेकिन माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बार बार संपर्क में आने से वह कुछ दिनों में ही भेद समझने लगता है, और यहीं से उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जो बालक है उसका सामाजिक विकास शिशु अवस्था से सामाजिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, और दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में वो जैसे जैसे आता जाता है और वैसे वैसे उसमें सजीव और निर्जीव चीज़ों को भेद समझना, माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बार बार संपर्क में आने से वह कुछ दिनों में ही भेद समझने लगता है। और शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, और वे स्वकेंद्रित होते हैं, यानी अपने आप को ही वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। अपना स्वयं का सुख ही उनके लिए सब कुछ होता है। और 2 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते करते वह अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य स्थायी सदस्यों के साथ हिल मिल जाता है, और कभी कभी उनके कार्यों में छोटे मोटे सहयोग भी करने लगता है तथा अपने को परिवार का सक्रिय सदस्य समझने लगता है। तो यह हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास की बात की। अब बात आती है संवेगात्मक विकास की। तो शैशवावस्था में शिशुओं के अंदर कौन कौन से संवेग देखने को मिलते हैं। तो जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, और नवजात शिशु में तेज आवाज़ से भय, उसकी शारीरिक गति में बाधा डालने से क्रोध, और उसका थपथपाने व दुलारने से प्रेम के संवेग की उत्पत्ति होती है। और जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र होती हैं। जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद के संवेग दिखाई पड़ते हैं, और 6 माह की आयु में उसमें भय और क्रोध के संवेग दृष्टिगोचर होते हैं, और 1 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम और उल्लास तथा 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या का संवेग दिखाई देने लगता है, और 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता, आनंद, क्रोध व घृणा तथा भय दिखाने लगता है, और आयु बढ़ने के साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 वर्ष की आयु पूरी करते करते शिशुओं में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी जन्म से लेकर और 3 वर्ष तक बच्चों में, शिशुओं में सभी तरह का विकास, जो संवेगात्मक विकास है, वो हो जाता है। अब शैशवावस्था एवं शिक्षा की बात करते हैं। तो शैशवावस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अधिगम प्राप्त करता है, यानी इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा सीखता है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो सबसे तीव्र चलती है, तथा इस अवस्था में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके,
इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहली है उपयुक्त वातावरण, यानी बच्चे का जो आसपास का जो वातावरण है वो उपयुक्त होना चाहिए। शिशु का विकास उपयुक्त वातावरण में ही संभव हो पाता है। अतः उसके शैक्षिक विकास हेतु वर एवं विद्यालय दोनों ही जगह अच्छे, परिवार एवं विद्यालय दोनों ही जगह अच्छे एवं उपयुक्त वातावरण के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। और उचित व्यवहार, दूसरा पहला हमने पढ़ लिया उपयुक्त वातावरण, यानी उसके घर का एवं विद्यालय का पर्याप्त जो वातावरण है वो उचित होना चाहिए। उचित व्यवहार में अब उसके बाद आते हैं, उपयुक्त हो गया, अब उचित व्यवहार। शिशावस्था में बालक का शरीर एवं मन कोमल एवं लचीला होता है, अतः उनका लालन पोषण माता पिता एवं अभिभावकों को बहुत ही सावधानी से रखने की आवश्यकता होती है। समय में उनके साथ यह व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं रहता है तो उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। काटना, मारना, पीटना, भय या क्रोध दिखाने आदि से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी उनके साथ कहीं ना कहीं उचित प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और अगर इस तरह का व्यवहार नहीं होता है, मारना पीटना या उनको क्रोध से डराने का विकास करो, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं अवरुद्ध का विकास हो जाता है, जिद्दी टाइप का उनका नेचर हो जाता है। अब उचित पोषण, तो शिशु के शारीरिक विकास के लिए उचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए और संतुलित भोजन से बालक का शारीरिक विकास उत्तम प्रकार से होता है। अतः इन बातों का अभिभावकों एवं अध्यापकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी उचित पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए शिशावस्था में, क्योंकि विकास तीव्र गति से होता है तो उन्हें अच्छे भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिज्ञासा की संतुष्टि, इस अवस्था में बालक के अंदर अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और हमें उन जिज्ञासाओं को अच्छे तरीके से पूर्ण करना चाहिए, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इस माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने लगता है। अतः इस अवस्था में माता पिता एवं शिक्षकों को बालकों के प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए, यानी उनकी जो भी प्रश्न है, उनके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनका अच्छे से उत्तर देना चाहिए। अब 5वें नंबर पर क्या आता है? मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, यानी शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन प्रवृत्तियों का दमन होने के कारण शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए उन्हें शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षकों एवं अभिभावकों को इसका ध्यान रखना चाहिए, यानी उनकी क्या क्या मूल प्रवृत्तियाँ हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, उसका परिवार के जो माता पिता हैं और उनके शिक्षक हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा, शिशावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने देना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा आत्मविश्वास की भावना विकसित की जानी चाहिए, यानी बच्चों में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास करना बेहद अत्यंत आवश्यक है। और आत्म प्रदर्शन के अवसर, छोटे बालकों में आत्म प्रदर्शन की भावना प्रबल होती है और अध्यापकों एवं अभिभावकों को बच्चों को इस भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान कर देने चाहिए, यानी उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी तरीके से मौका देना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा, और बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। यह शिशु की सक्रियता का प्रमुख आधार होता है, अतः शिशु को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह खेल खेल में ही शिक्षा में रुचि ले सके। 9वें नंबर पे आता है खेल एवं क्रिया द्वारा। शिशु बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इस अवस्था में शिशु को पहले अकेले खेलने और फिर दूसरों के साथ खेलने के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। 10वें नंबर पे आता है मानसिक क्रियाओं के अवसर, यानी शिशावस्था में जो मानसिक क्रियाशीलता बहुत तीव्र होती है, अतः अध्यापकों को एवं अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को ध्यान, तर्क, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक क्रियाएं करने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। जो 11वें नंबर पे आता है मानसिक विकास हेतु अवसर, बच्चों को उचित अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास अच्छे से हो सके। शिशावस्था में प्रारंभ में शिशु एकांत प्रिय होता है और सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके
उसके व्यवहार में सामाजिकता बनाया जा सकता है। अतः इस अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो समाजीकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। और 12वें नंबर पर है अच्छी आदतों का निर्माण, यानी शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो सके और समय समय पर उतना खाना, सोना, शरीर को स्वच्छ रखना आदि ये आदतें उसमें डालनी चाहिए इस अवस्था में। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पर उचित ध्यान देना चाहिए। तो घर एवं विद्यालय में बच्चों को उनकी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि आदि को ध्यान में रखकर उनके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात करी गई है इंडिविजुअल डिफरेंस की। बच्चे में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उनकी उसकी योग्यता और उनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से उनको अलग अलग ध्यान रखना चाहिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।